जय हिंद। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th में पढ़ते हैं तो दोस्तों आप लोगों का भी सपना होगा कि हम बिहार टॉपर कैसे बने। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए बनी है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी गोधुली बुक के चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन मतलब काम का बंटवारा और जाति प्रथा मतलब जाति के आधार पर, मतलब जाति के आधार पर काम का बंटवारा श्रम विभाजन कहलाता है। दोस्तों ये चैप्टर क्या है? तो ये निबंध है और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर BR अंबेडकर। और यह किस फॉर्म में है? तो यह निबंध के रूप में है। चैप्टर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मान लीजिए एक गांव में 100 लोग रहते हैं और उन लोगों में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और उनमें बांट दिया गया है कि काम वो जाति के लोग ये काम करें, मान लीजिए निचली जाति के लोग हैं तो नाला साफ करेंगे, जूता सिलेंगे, मोची का काम करेंगे। जो बड़े जाति के लोग हैं वो शिक्षक का काम करेंगे, वो ये काम करेंगे, वो बड़े बड़े काम करेंगे, ऐसे बांट दिया जाता था। मान लीजिए अगर शाह जाति के लोग पढ़ा नहीं सकते थे तो आज हम आपको यहाँ पे पढ़ा सकते हैं नहीं ना। तो फिर वैसे ही मतलब काम का बंटवारा जाति के आधार पर हो रहा था। दोस्तों यह निबंध है और इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पहले हम समझेंगे लेखक परिचय, मतलब इनके लेखक के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं पूरे कहानी का संपूर्ण अर्थ, मतलब यह निबंध में क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। किनका जन्म? तो डॉक्टर BR अंबेडकर। BR अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 में महू कहिए या मीहू, महू या मीहू मध्य प्रदेश है, मतलब मध्य प्रदेश राज्य के महू स्थान पर 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर BR अंबेडकर का जन्म हुआ था। और यह जन्म कैसे हुआ, किस परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार मतलब दबा कुचला वर्ग, ऐसा वर्ग जो सबसे नीचे रखा जाता है, उनसे लोग छुआछूत या भेदभाव जैसी समस्याओं का मतलब छुआछूत या भेदभाव करते थे। तो मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो एक दलित परिवार में हुआ था और उनको ये समस्याएं मतलब फेस करने पड़ती थी सामने, कि उनको कोई सामान छुए नहीं दिया जाता था, विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया जाता था, वैसे मतलब उस समय चल रहा था। तो दोस्तों ये सोचे कि हम कुछ अच्छा करेंगे, इसलिए ये कहाँ गए पढ़ने के लिए? कहाँ कहाँ गए? तो अमेरिका गए तथा इंग्लैंड गए। अमेरिका गए तथा इंग्लैंड गए, मतलब अमेरिका और लंदन में पढ़ाई करके और पुनः स्वदेश लौटे। आजकल क्या करते हैं लोग, बाहर तो फॉरेन मतलब कंट्री में पढ़ने जाते हैं फिर वहीं पे सेटल हो जाते थे, परंतु ये क्या कि अमेरिका और लंदन पढ़ने गए फिर स्वदेश में आकर के वकालत किए। मतलब इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। और ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ कहाँ गए थे? तो अमेरिका गए थे और लंदन गए थे, फिर स्वदेश में आकर वकालत किए थे। उसके आगे क्या है? इनके जीवन में कुछ कुछ प्रमुख व्यक्ति थे। इनके जीवन में कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जो मेंटर्स थे, मतलब इनसे जो इंस्पायर हुए थे डॉक्टर BR अंबेडकर। किन किन व्यक्तियों से? तो गौतम बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फूले। मतलब गौतम बुद्ध, कबीरदास और ज्योतिबा फूले, ये 3 ऐसे महापुरुष है जिनका रोल इनके जिंदगी में बहुत ही ज्यादा रहा है और ये इनसे कुछ सीखते थे। अगला क्या है हमारा? इनका अन्य नाम क्या था? मतलब किसका अन्य नाम? तो डॉक्टर BR अंबेडकर, मतलब भीमराव अंबेडकर का अन्य कौन कौन सा नाम था? तो देखिए बाबा साहेब, कई लोग उन्हें बाबा साहेब कह के पुकारते थे, तो बाबा साहेब उनका नाम था। और एक नाम था संविधान निर्माता या संविधान जनक, क्योंकि उन्होंने संविधान का रचना किया था और वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, तो इसलिए उनको संविधान निर्माता या संविधान जनक भी कहा जाता है। अगला है गाइस, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? उनकी प्रमुख रचनाएं, जो कि उन्होंने तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं, परंतु उनमें से कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो कि बार बार हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। वो कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो दोस्तों द कास्ट्स इन इंडिया, द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। मतलब इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो देयर मैकेनिज्म, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, द कास्ट इन इंडिया, बुद्धा एंड हिज धम्मा और बहुत सी रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है वो एनहिलेशन ऑफ कास्ट से ही मतलब लिया गया है।
ये तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, तो ये भाषण है और इसी भाषण से यह चैप्टर लिया गया है। चैप्टर क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, किस भाषण से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। तो दोस्तों और इनका जो वाङ्मय है, इनका संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित है। किसका संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित है। दोस्तों आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो क्या है, तो निबंध है। इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। लेखक कौन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था कैसे परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए, तो अमेरिका और लंदन गए, अमेरिका और इंग्लैंड गए। और फिर वहां से पढ़ाई करने के बाद वो कहाँ चले गए, तो फिर अपने देश में आए और देश में आने के बाद क्या किए, तो वकालत का काम किए, मतलब वकील बन करके कोर्ट में केस लड़े। उनके जीवन में कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे, तो उनके जीवन में 3 प्रमुख व्यक्ति थे। कौन कौन, गौतम बुद्ध, कबीर दास और ज्योतिबा फूले। गौतम बुद्ध, कबीर दास और ज्योतिबा फूले। इनको और कौन कौन से नाम से पुकारा जाता था, तो इन्हें बाबा साहेब कहा जाता था, संविधान निर्माता या संविधान जनक कहा जाता था। इनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख हैं, तो देयर मैकेनिज्म, द कास्ट इन इंडिया, और क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धम्मा, और आदि रचनाएं इनकी प्रमुख है। अगला है, इसका संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि इसका संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है, तो आप क्या बोलेंगे, वहां पे आप लिखिएगा 21 खंडों में प्रकाशित है। और दोस्तों देख रहे हैं कि ये बी.आर. अम्बेडकर जी हैं और इनका मृत्यु कब हुआ था। मृत्यु परीक्षा में आप मतलब इस चैप्टर में तो ऐसे दर्शाया गया है, लेकिन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो दोस्तों देख लीजिए, दिसंबर 1956 में। कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में। दिसंबर 1956 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। और एक क्या है, AOC मतलब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण कौन किए थे। यह परीक्षा में क्वेश्चन बहुत बार बार देखने को मिलता है कि द कास्ट इन इंडिया, नहीं सॉरी, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण कौन किए थे, तो ललई सिंह यादव। क्या आप याद रखेंगे, ललई सिंह यादव। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किया था। फिर से याद कर लीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर मतलब जाति के आधार पर काम का बंटवारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं इस चैप्टर को लिखने वाले। और यह किस फॉर्म में है, तो निबंध है। जन्म 14 अप्रैल 1891 में हूँ मध्य प्रदेश। और एक दलित परिवार में पढ़ने के लिए कहा गए, अमेरिका और लंदन गए। जीवन के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इनको कौन नाम से पुकारा जाता था, बाबा साहेब, संविधान जनक या संविधान निर्माता। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये चैप्टर किस भाषण से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, ललई सिंह यादव। इनकी मृत्यु कब हुई थी, दिसंबर 1956। कहाँ हुई थी, दिल्ली में। किसकी मृत्यु, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु। और इनका संपूर्ण वाङ्मय कितने खंड में प्रकाशित है, 21 खंड में प्रकाशित है। मतलब ये है लेखक परिचय। दोस्तों मैं साइड हट जाता हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग इसे समझ लीजिएगा। दोस्तों कहानी को तो ध्यान से समझ लिए होंगे, मतलब लेखक परिचय को तो ध्यान से समझ लिए होंगे। और समझेंगे हम लोग कहानी को, मतलब निबंध कैसे क्या है, और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो दोस्तों मतलब जैसे आपने लेखक परिचय को देखा है वैसे ही इसे भी देखेगा। क्या है दोस्तों इस पाठ में कि भीमराव अम्बेडकर जी आते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी आते हैं और बोलते हैं, देखिए भाई साहब, जातिवाद एकदम सही नहीं है, क्योंकि यह समाज में भेदभाव को दर्शा रहा है, छुआछूत और मतलब सामाजिक असमानताएं ये सब दिखा रहा है। इसलिए भेदभाव और जाति प्रथा मतलब
जाति प्रथा एकदम सही नहीं है, मतलब एकदम बताते हैं जाति प्रथा साफ सही नहीं है। तब जब बोलते हैं कि मतलब मान लीजिए गांव में आगे बोले देखिए भाई सब जाति प्रथा खराब है, हम जाति प्रथा को नहीं मानते हैं, आप लोग भी मत मानिएगा, ये हम बता रहे हैं। तो जातिवाद के पोषक मतलब कुछ लोग बैठे थे वहाँ पे और बोलते हैं अच्छा हमको आप बताएंगे जातिवाद मतलब समझिए आप, जातिवाद के पोषक क्या कहते हैं कि अगर जाति प्रथा नहीं रहेगा, जाति प्रथा जब नहीं रहेगा तो कैसे कोई काम होगा। जाति प्रथा के जो पोषक हैं, जाति प्रथा के जो पोषक हैं वो क्या कहते हैं कि जब जाति प्रथा ही नहीं रहेगी तो जो काम है कार्य कुशलता से कैसे होगा। ये महाशय जी बोलते हैं कि देखिए भाई काम को अच्छे ढंग से चलाने के लिए जाति प्रथा का होना जरूरी है। ये क्या कहते हैं अगर जाति प्रथा नहीं रहेगा तो नौलिया कौन साफ करेगा, मतलब जब छोटकी जातिया के लोग नौलिया साफ नहीं करेगा तो बड़की जातिया के लोग नुकसान से कैसे घूमेगा। तो ये बीच में बोलता है देखिए हम बता रहे हैं तुमको भीमराव, हम बता रहे हैं कि जाति प्रथा एकदम सही है अपने जगह पर, जाति प्रथा एकदम सही है। कार्य कुशलता को करने के लिए, समाज को अच्छे ढंग से चलाने के लिए जाति प्रथा का होना जरूरी है, क्योंकि जाति प्रथा जब नहीं रहेगी तो मतलब और काम कैसे होगा। जब मोची का काम है जूता सिलना, अब जाति प्रथा हटा दीजिएगा तो जूता कौन सिल लेगा। नाई का काम है बाल काटना, अब उसको हम हटा देंगे जाति प्रथा से तो बाल कौन काटेगा। मान लीजिए चाचा कुछ हद तक सही है कि काम को कौन करेगा, मतलब कार्य कुशलता के कुछ हद तक सही, लेकिन बार बार सही नहीं होंगे। तो क्या कहते हैं कि जाति प्रथा मतलब जाति के आधार पर काम का बंटवारा ये लोग कहते हैं सही है। भीमराव को अम्बेडकर जी कहते हैं कैसे सही है, कैसे सही है आप लोग हमें बताइएगा ना कैसे सही है। ये लोग क्या कहता है देखिए समाज में मान लीजिए 100 गो लोग है, उसमें से 5 गो लोग को हम छाट के निकाल देंगे नाली साफ करने के लिए, मतलब ये हई जाति का है नाली साफ करेगा। 10 गो लोग को निकाल देंगे फलना जाति का है बाल काटेगा। 10 गो लोग को निकाल देंगे फलना जाति का है तो ऊंच वर्ग वाला है ये शिक्षक बनेगा, फलना जाति का है ये सरकारी नौकरी करेगा। मतलब जाति के आधार पर काम होगा। छोटी जाति के लोग कोई बड़ा काम नहीं करेगा, बड़ा जाति का लोग कोई छोटा काम नहीं करेगा। मतलब काम का ही क्या कर दे सीधे के सीधे काम का कर दिए बंटवारा, मतलब ये लोग ये काम करेगा ये लोग ये काम करेगा। तो इसे कैसे समाज चलेगा। मान लीजिए कुछ समाज में है, किसी परिवार में 10 लोग हैं, मान लीजिए उसके पिताजी क्या करते हैं मोची का काम करते हैं, जूता सिलते हैं। तो मान लीजिए 4 को 5वां तो मोची का काम कर लेगा, 5वां का मन है कि हम डांसर बनेंगे, हम डांसिंग करेंगे। अब वो लोग बोलेगा कि समाज कहेगा तुम डांसर नहीं बन सकते हो, माता पिता कहेंगे हाँ भाई समाज तो कह रहा है तुम डांसर नहीं बनो कैसे बनोगे। मान लीजिए माँ बाप को बहला फुसला लिया, लेकिन समाज कह रहा है कि तुमको डांसर नहीं बनने देंगे, तब तो कैसे करेगा। अब मान लीजिए मोची का काम करेगा, मन से कमेबे नहीं करेगा, मन से कमाई नहीं करेगा तो कैसे होगा, मतलब टालू प्रभाव से काम करेगा। कैसे भी जीवन अपना पेट पालने के लिए करने वाला है, लेकिन अपने मन से कैसे करेगा। जब उसको हम जब मान ले जबरदस्ती बांध दिए हैं और बांध के बोल रहे हैं कि मान ले घोड़ा बांध दिए हैं और बांध के बोल रहे हैं गधा वाला काम करो, तो काम करबे ना करेगा। जब उसको खाना है तो काम करबे करेगा, मतलब काम टालू प्रभाव से करता है। अब जब कमाई को बांट दीजिएगा, अब हमारे मन है हम पढ़ाने का और हमको कह दीजिएगा कि जाओ तुम बढ़ाई का काम करो, लकड़ी ठोको, तो हम कैसे काम करेंगे। लकड़ी ठोकते रह जाएंगे हम, और टालू प्रभाव से भी लकड़ी ठोकेंगे। बस खाने के लिए 2 लकड़ी ठोक दिए, काम उसका मन में नहीं लगेगा तो काम कैसे करेगा। मतलब आर्थिक परिश्रम जब मन में नहीं लगेगा, जब उसका मन कोई काम करने में लगबे नहीं करेगा तो पैसे वो तो कम कमाएगा। मतलब जब टालू प्रभाव से काम करेगा तो पैसा कैसे कमाएगा। तो मतलब आर्थिक पहलू से भी कमजोर है और रचनात्मक पहलू से भी खराब, मतलब पैसा नहीं कमाएगा तो इसका जेबो नहीं भरेगा, नहीं अपने खुद से अच्छे से रह पाएगा, नहीं अपने रचनात्मक मतलब अपने समाज या अपने घर को अच्छे से नहीं चला पाएगा। मतलब जो जाति प्रथा है और आर्थिक और रचनात्मक पहलू से भी खराब है। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि जाति प्रथा किन किन पहलुओं से खराब है, तो जाति प्रथा आप क्या बोलेंगे, जाति प्रथा रचनात्मक और आर्थिक पहलू से खराब है। मतलब ये टालू प्रभाव से काम करेगा, पैसों नहीं कमा पाएगा और अपना घर संसार भी नहीं चला पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब जाति प्रथा इतने चरम सीमा पर हो गई थी तो मतलब गर्भ में ही काम तय हो जाता था। और अभी भी कुछ कुछ देखने को मिल जाता है। मान लीजिए कि कोई परिवार है जो कि नाई है
और उसमें उन परिवार में कोई एक महिला है जो गर्भवती है, महिला गर्भवती है तो उसके पेट में बच्चा का, उसमें तो कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका काम तय हो गया कि जब वो बड़ा होगा तो नाई का ही काम करेगा। उसको भी एक अच्छा सा सैलून खोल देंगे और उसको दे देंगे वो, मतलब लो बाल काटते रहो। और उसका मान लीजिए सपना है कि हम एयर पायलट, मतलब पायलट बने और एरोप्लेन हो रहे हैं, लेकिन अब तो उसको बाल काटना पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो मतलब श्रम विभाजन के चक्कर में बंध गया है। मतलब यह जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो आर्थिक पहलू, राजनीतिक पहलू से भी खराब है। बच्चे को गर्भ में ही उसका काम तय करा देता है। और जाते जाते भीमराव अम्बेडकर जी क्या बोलते हैं कि लोकतंत्र का परिभाषा देते हुए जाते हैं, लोकतंत्र का परिभाषा दिए जाते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता सरकार को चुनती है और सरकार ही जनता पर सीधे शासन करने लगता है। तो लोकतंत्र वैसा होना नहीं चाहिए। मतलब कैसा लोकतंत्र होना चाहिए, तो लोकतंत्र वैसा होना चाहिए जो कि सरकार कि मतलब जनता की बातों को सुने, उस पर अमल करे, उसमें मतलब कुछ ऐसा सुधार करे जिससे कि जाति प्रथा, श्रम विभाजन, ये सब जो सामाजिक असमानताएं हैं वो खत्म हो जाए। निचले तबके के लोगों को भी मतलब कुछ अच्छा क्या कर सकते हैं, मतलब उसको उच्च पद मिले। और जो समाज का जो भाईचारा वो कैसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि समाज में कैसा मिश्रण होना चाहिए, नमक तेल, चीनी पानी, कैसा होना चाहिए, तो आप लोग क्या बोलेंगे, दूध और पानी की तरह, दूध और पानी की तरह समाज में कैसा मिश्रण होना चाहिए। या लोकतंत्र में सरकार और जनता के प्रति कैसा मिश्रण होना चाहिए, दूध और पानी की तरह मिश्रण होना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर जी अकेले जातिवाद के पोषकों से लड़ते हैं और जाति प्रथा और श्रम विभाजन को समाप्त करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि जाति प्रथा सही नहीं है, ये हमारे लिए सही नहीं है, ये काम को जन्म से पहले ही एकदम तय कर देती है। और व्यक्ति जब बड़ा होता है तो काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका मन दूसरे काम के चाह में होता है और अच्छे ढंग से वो काम को नहीं कर पाता है। मतलब टालू प्रभाव से काम करता है, जिससे वो अपने खर्चा नहीं चला पाता है। मतलब यह जो जाति प्रथा है चारों ओर से घुमा फिरा कर कहें तो जाति प्रथा व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए सही नहीं है या गलत है। और जातिवाद के पोषकों को यह जब तर्क देते हैं तो मतलब ये सभी चुप हो जाते हैं। परीक्षा में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जातिवाद के पोषक, मतलब जाति प्रथा के पोषक जाति प्रथा के पक्ष में क्या तर्क देते हैं। अब कि जो जाति प्रथा के पोषक हैं वो जाति प्रथा के पक्ष में मतलब सहयोग से क्या तर्क देते हैं, तो आप लोग आंसर में क्या लिखिएगा कि जाति प्रथा के जो पोषक हैं वो जाति प्रथा के पक्ष में यह तर्क देते हैं कि जाति प्रथा जो है समाज में कार्य कुशलता के लिए सही है। मतलब समाज को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए, कामों को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए, मतलब ये काम वो करेगा। मतलब आप समझ लीजिए कि काम को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए, कार्य कुशलता के लिए समाज में जाति प्रथा का होना जरूरी है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि जो निचले तत्व के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, इसलिए जाति प्रथा के पोषकों का मुंह बंद हो जाता है। क्योंकि ये मुंह भीमराव अम्बेडकर जी बंद कर देते हैं और इन्हें समझा देते हैं कि मतलब नीचे जाति के लोग हैं वो भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसलिए आप सभी हर बातों में आप सही नहीं हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह निबंध को अच्छे ढंग से आप लोग समझ लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।